हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग साइंस के कुछ पीबीआई ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका सामने में है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपका सफ़ेदी करने के लिए, जब हम लोग घर में सफ़ेदी करते हैं यानी कि पुट्टी क्या बोलते हैं उसको, हम लोग पुट्टी जो करते हैं तो आपका किसका उपयोग करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, जब हम लोग पुट्टी करते हैं ना तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जो चूना लेके आते हैं वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, किस विलियन का उपयोग। तो यहाँ विलियन तो होगा नहीं, क्योंकि इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सीधे तो लगाते नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में हम लोग डाल करके तब जा करके लगाते हैं। तो इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड जब जल में डाल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है सर, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा, ये याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलती है। जस्ता यानी कि धातु है सर, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि अम्ल है। धातु और अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है सर। आपको पता होगा कि धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। देखिए ऑप्शन है CO2, N2, H2 या SO2। तो देखिए जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि आपका H2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? H2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला आपका यहाँ पे कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम। तो देखिए बुझा हुआ चूना बोला है सर, बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना क्या होगा? जब उसको हम लोग जल में डाल देंगे तो वो आपका बुझा हुआ चूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल में डाल देंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो आपका जल में डालने पर क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसलिए आपका बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो देखिए सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से जब अभिक्रिया करता है ना तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपका बहुत पीबीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डाल दिया हूँ। यहाँ का इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा सर? सोडियम जिंकेट प्लस H2O, यानी कि Na2ZnO2 प्लस H2O। तो कहाँ है सर आपका Na2ZnO2 प्लस H2O? ये ऑप्शन ए में, ये वाला तो नहीं है। Na2ZnO है यहाँ पे, NaZnO2 है, ये वाला भी नहीं होगा। NaOZnO, ये वाला भी नहीं। यहाँ ऑप्शन डी देखिए, Na2ZnO2 प्लस H2O है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। Na2ZnO2, यहाँ 2 होगा नीचे में, Na2ZnO2 प्लस H2O बनाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र किसको बोलते हैं सर? जिसमें जिस जीव में आपका रक्त का जो प्रवाह होता है बिना किसी वाहिनी के माध्यम से होता है उसे खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, और जिसमें वाहिनी के माध्यम से होता है तो उसे बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे किसमें खुला परिसंचरण तंत्र है? मनुष्य में तो आपका बंद परिसंचरण तंत्र है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में आपका धमनी और शिरा है जो आपका रक्त का प्रभाव करने में मदद करता है, जहाँ से रक्त प्रवाह होता है। यहाँ घोड़े की नाल, घोड़े तो भी जीव है, बड़ा जीव है सर, इसमें भी धमनी शिरा होती है, ऊँट में भी। तो आपका तिलचट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? तिलचट्टा हो जाएगा। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तिलचट्टा में। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है सर आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पीओपी का आणविक सूत्र है। पीओपी जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं सर, इसका सूत्र आपका क्या है? क्या है देखिए, पहला ऑप्शन है आपका CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू में हाफ H2O, CaSO4 इंटू में 5 CuSO4 इंटू में 5H2O या CaCl2। देखिए पीओपी का जो सूत्र होता है ना वो आपको याद होना चाहिए। क्या होता है सर? CaSO4 इंटू में हाफ H2O होता है। क्या होता है सर? CaSO4 इंटू में हाफ H2O, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या पता है सर? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रक्तस्राव को रोकने में रोकता है। तो आपका पहला है आपका लसिका, दूसरा प्लाज्मा,
प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो खून को रोकने में यानी कि रक्त स्राव को रोकने के लिए आपका मदद करता है कौन सर? प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स। कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स, यानी कि खून थक्का करने में मदद करता है सर। आपका ऑप्शन सी प्लेटलेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम, ठीक है सर। जाइलम से आपका क्या बहता है? जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है सर? जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो देखिए यहाँ पे जाइलम पूछता है और दूसरा आपका फ्लोएम पूछता है। तो आपको ये याद रखने का ट्रिक हम बता देते हैं। जाइलम जो से जाइलम होता है सर, जो से जल होता है। जाइलम जो है आपका जल का वहन करता है, जो कि आपका खनिज लवण एवं जल को जड़ से आपका पत्तियों तक पहुँचाता है, ठीक है, जाइलम। और फ्लोएम क्या सर? फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम, ठीक है। ये फ्लोएम, फो से फ्लोएम, फो से फल, यानी कि भोजन को, ये भोजन को पत्ती से आपका विभिन्न भाग तक पहुंचाता है, ठीक है। ये याद रखने का ठीक है। जैसे जाइलम, जैसे जल का वहन करता है सर, ठीक है। जाइलम जल का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस या मस्तिष्क। कहाँ से आप सोचते हैं, कहाँ से आपकी बुद्धि काम करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? सेरिब्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है? मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए या उपयुक्त सभी। तो मस्तिष्क जो है ना आपका सोचने के लिए भी मदद होता है, ठीक है, हृदय के स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन भी बनाए रखती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो आपका क्या कहलाता है, ठीक है सर। यानी किस से मिलकर बना होता है? तंत्रिका तंत्र में आपका जो मेन काम है वो आपका कौन करता है? कोशिका, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या इनमें से सभी। तो तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र पूछा है सर। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं सर? आपका न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। कोशिका आपका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। यहाँ आपका नेफ्रॉन तो आपका किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन होगा, क्या होगा सर? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है आपका न्यूरॉन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है? न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? यानी कि न्यूरॉन में जहाँ जानकारी हासिल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? सेरिब्रम, डेंड्राइट्स या कोशिका पिंड या तंत्रिका तंत्र। यानी कि न्यूरॉन जो इस तरह का होता है ना सर, कुछ ऐसे जो होता है, आपको ये होगा, पता होगा, इस तरह का कुछ होता है, इस तरह, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो न्यूरॉन है इसका जो जहाँ से ये जानकारी हासिल करता है, क्योंकि जानकारी आपका जैसे कि हाथ से अगर कोई जानकारी आप लेते हैं तो वो जानकारी आपका कहाँ तक पहुँचता है? दिमाग तक। तो जानकारी जो हाथ में जो आपका तंत्रिका तंत्र है वो आपका कौन से तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग से लिया जाता है ये जानकारी, ठीक है। तो आपका देखिए सेरिब्रम, ये तो सेरिब्रम या फिर डेंड्राइट्स, कोशिका पिंड या तंत्रिका तंत्र। तो क्या होगा सर? आपका डेंड्राइट्स होगा। क्या हो जाएगा? डेंड्राइट्स होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डेंड्राइट्स। 6 नंबर, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? जो मानव मस्तिष्क है यानी कि आदमी का जो ब्रेन है, ठीक है, उसका भार वजन आपका कितना होता है? लगभग 1100 ग्राम, यानी कि 1.4 kg, ठीक है। उसके बाद 1300 ग्राम या फिर आपका 1.2 kg। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है ना सर, वो आपका क्या होता है? 1400 ग्राम, जिसको हम लोग 1.4 kg बोलते हैं। कितना होता है सर? 1400 ग्राम होता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ मानव मस्तिष्क का औसत भार पूछा है, किसी लड़का या लड़की का नहीं पूछा है। मानव मस्तिष्क नहीं, सब आ गया उसमें। तो उसका औसत भार कितना होता है? 1.4 ग्राम। अगर पूछेगा कि लड़कों में कितना होता है सर, लड़के यानी कि मर्द में, आदमियों में, तो आपका कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। कितना? 1400 ग्राम। लेकिन अगर बोलेगा लड़की में कितना होता है तो आपका 1350 ग्राम होता है। कितना होता है सर? 1350 ग्राम होता है, ठीक है। केवल लड़की बोलेगा तो आपको 1350 ग्राम, लड़का बोलेगा तो आपको 1400 ग्राम। ये दोनों तो याद रखिएगा। लेकिन औसत यहाँ मानव मस्तिष्क का औसत भार बोला है, यानी कि सब आ गया उसमें, तो सब में आपका 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400, यानी कि 1.4।
लड़कियों में 50 ग्राम कम होता है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन, अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, मास्टर सेल। तो हमको पता है सर कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है, जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन होती है, क्या होती है सर? न्यूरॉन। इसकी लंबाई लगभग आपका 1 मीटर तक हो सकता है, 1 मीटर तक हो सकता है सर, इतना लंबा होता है मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जहाँ से आपका आवेगों का ग्रहण होता है। ठीक है, देखिए तो न्यूरॉन हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, यानी चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपका किधर, उसकी दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है सर चुंबक, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है ना सर, इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ऐसे ऐसे निकलती है ना, तो इसकी दिशा आपका किधर होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ ये वाला 2 पोल होता है, 2 ध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ, तो इसकी दिशा किधर होती है सर? उत्तर से दक्षिण की ध्रुव, दक्षिण ध्रुव की ओर, या दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, या दोनों। तो देखिए चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ना सर, वो आपका उत्तर से दक्षिण ध्रुव की होती है, यानी कि उत्तर से आपका निकलेगा ऐसे, और उसके बाद आपका दक्षिण में जाकर के यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ उत्तर से निकलेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ उत्तर से निकलेगा आपका, और कहाँ पहुँचेगा सर? दक्षिण में पहुँचेगा। ठीक है, किधर होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर किधर होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला। देखिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस जो है आपका, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार का लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब अपसारी लेंस पूछा है सर। अपसारी लेंस मतलब वैसा लेंस जो समांतर आती हुई किरणों को क्या करेगा? अपसरित, यानी कि फैला देगा। तो कौन फैलाता है सर? देखिए यहाँ उत्तल लेंस हम बनाते हैं, तो अगर ये समांतर किरणें आएगा तो आपका क्या करेगा? एक बिंदु पर मिला देगा। क्या करेगा सर? मिला देगा। तो ये तो फैलाया था नहीं, तो उत्तल लेंस तो होगा नहीं। अवतल लेंस में देखिए जैसे कि अगर ये अवतल लेंस है, इसमें अगर समांतर किरणें आएगा तो क्या करेगा सर? समांतर किरणें अगर आएगा तो वो फैला देगा। क्या कर देगा? फैला देगा किरणों को। क्या कर देगा सर? फैला देगा। तो ये आपका अवतल लेंस ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये समांतर आती हुई किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, यानी अपसरित कर देता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा है, आवर्धन का मान +1 होता है। +1 +1 +1 का क्या मतलब सर? आवर्धन किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं सर? देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो एक कब होगा आवर्धन का मान? जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों सेम होगा, तब आपका आवर्धन का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कट करके 1 हो जाएगा। आवर्धन का मान जो है ना प्लस में कब होता है? जब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई कहाँ पे, कौन सा दर्पण में बराबर होता है? समतल दर्पण में, समतल दर्पण में होता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? तारे का टिमटिमाना यानी कि कौन सी घटना को, कौन सी घटना के द्वारा हम लोग इसको व्याख्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो तारे जो टिमटिमाते हैं ना सर, उसका इसकी जो व्याख्या की जाती है वो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा व्याख्या की जाती है। ठीक है, तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा व्याख्या की जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ वायु कर दिया है, वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्या पूछा है सर? दूरदृष्टि दोष के संशोधन के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार होता है? यानी जब दूरदृष्टि दोष होता है, इसके संशोधन के लिए हम लोग कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकल लेंस, या बेलनाकार लेंस। तो हमको पता है सर कि जब दूरदृष्टि दोष किसी आदमी को होता है, वो जो चश्मे इस्तेमाल करता है, तो उसमें आपका उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। इस तरह का चश्मा होता है उसका। ठीक है, इस तरह का चश्मा होता है कुछ, जैसे अगर ये चश्मा है उसका, तो आपका ये कुछ इस तरह का आपका गोल आगे में दिखाई देगा। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, तो आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले पूर्व दिखाई देने लगता है? यानी कि प्रकाश की ऐसी कौन सी घटना है
जिसके कारण सूर्य का जो सूर्योदय होता है तो उससे 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन या वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो देखिए सर, सूर्योदय जब सूरज उगती है उससे 2 मिनट पहले ही हमें सूरज दिखाई देना शुरू कर देता है। ये जो आपका घटना है, ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। इसके कारण ही हमें सूरज जो है 2 मिनट पहले ही, जैसे सूरज अभी उगा नहीं है लेकिन 2 मिनट पहले जो आपको सूरज दिखाई देता है वो आपका वो सूरज उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है आपको। क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब। ये उसका रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है वायुमंडल, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन वायुमंडल में होता है, माने अपवर्तन, रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। देखिए, तो ये सूरज जो है ना आपका 2 मिनट पहले जो दिखाई देता है ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। और सूर्योदय के 2 मिनट बाद भी हमको सूरज जो दिखाई देता है ये भी आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और इन दोनों 2 मिनट उधर बढ़ गया और 2 मिनट इधर सूर्योदय के समय बढ़ गया, 2 मिनट सूर्यास्त के समय बढ़ गया, तो कुल आपका बढ़ गया कितना? 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर हो गया। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त का जो वास्तविक समय है वो आपका 2 मिनट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। 2 मिनट 4 मिनट क्या हो जाता है? टोटल 4 मिनट बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा सर। नेक्स्ट नहीं है। देखिए, वीडियो कैसे लगी आपको बताइएगा, आपको बताना है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में सर, एक लाइक ही तो करना है आपको। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सके। मिलते हैं एक नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।